नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम हिंसा का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अग्निपथ योजना पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर जाम है। दूसरी तरफ प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी और हिंसा करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। इन सबके बीच सवाल है कि आखिर उन नौजवानों का क्या, जिन्होंने 2 साल पहले से एग्जाम देकर अपने परिणाम के इंतजार में हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं, हम इसी कार्यक्रम में जवाब लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंसा का अग्निपथ। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें कई संगठन शामिल हैं। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इनमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी आदि शामिल हैं। प्रदर्शनकारी अब तक कई ट्रेनों और बसों को आग के हवाले कर चुके हैं। भारत बंद के बीच दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर भारी जाम नजर आ रहा है। कई ट्रेनें रद्द हैं, जिसके चलते दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भारी भीड़ है। यह तब है जब कल तीनों सेनाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना के बारे में जानकारी दी गई। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। अग्निपथ योजना पर बवाल जारी। कई संगठनों ने किया भारत बंद का ऐलान। नौजवानों को अग्निपथ योजना से अविश्वास। अग्निपथ योजना से अग्निवीर बेचैन क्यों? केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। वहीं कई जगह तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। बिहार में सरकारी संपत्तियों को इन प्रदर्शनों की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। एहतियातन बिहार में रेलवे ने सोमवार को करीब 350 ट्रेनें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही 20 जिलों में इंटरनेट सेवा सोमवार को भी बंद रहेगी। इस बीच इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भारत बंद की वजह से भीषण सड़क जाम देखने को मिला। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अग्निपथ योजना आखिर नौजवानों को समझ में क्यों नहीं आ रही? यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 4 साल बाद बेरोजगारी का भय, 75% अग्निवीरों को भविष्य का भय। योजना की घोषणा से पहले हुए एग्जाम का क्या होगा अंजाम? एग्जाम पास कर चुके नौजवानों ने महसूस किया अपने साथ छल। कुल मिलाकर देखें तो अग्निपथ योजना से कई ऐसे सवाल उठते हैं जिनका उत्तर जानना जरूरी है। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो सवाल यहां पर यह है कि अग्निपथ योजना नौजवानों को मंजूर क्यों नहीं है? आखिर क्या है इसमें कि जो नौजवान हैं इसको लेकर आक्रोशित हो गए हैं? सवाल यहां पर यह है कि जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लाई गई है, जिसकी घोषणा की गई है, उसमें मात्र 4 साल की नौकरी की पेशकश की गई है। 4 साल की नौकरी के बाद 75% लोगों को वापस लौटना होगा, लेकिन उसके लिए गारंटी नहीं दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस इस प्रदर्शन को समर्थन दे रही है। उनका कहना है कि इसे वापस होना चाहिए। यह हमारे लिए सही नहीं है, हमारे देश के नौजवानों के मनोबल के लिए सही नहीं है। यह इसलिए भी सही नहीं है क्योंकि यह लोक कल्याणकारी राज्य है और एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते यह जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि सभी को काम दे। लेकिन 4 साल तक काम देने के बाद वापस क्यों? इसके लिए सरकार ने भी तमाम बातें रखी हैं कि इसके बाद ये चीजें होंगी, किया नहीं है कि ये की जाएंगी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों
सेनाओं के प्रमुख व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और एक बात जो महत्वपूर्ण थी उसमें बार बार सवाल होता रहा और उसमें जवाब शायद नहीं मिल पाया। कारण क्या था कि 2 साल जो ये 2 साल की अवधि है, ये 2 साल की अवधि कोविड के कारण भर्तियां नहीं हो पाई हैं, लेकिन एग्जाम हुए हैं। 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो 2020 में एयरफोर्स में भर्तियां निकली थी, एग्जाम हुआ था, लेकिन रिजल्ट के इंतजार में वहां के नौजवान आज भी हैं। आखिर उनके लिए क्या है? अगर 2 साल पहले भर्ती हो गई होती तो आज वो सेवा में होते, आज उसी के इंतजार में हैं। कुछ लोग अपने अपॉइंटमेंट के इंतजार में हैं। तमाम ऐसी बातें हैं। लोग ये कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि यह सही नहीं है, यह धोखा है। क्या है ये? इस पे आज हम चर्चा करेंगे और तमाम सवालों के जवाब हम लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जावेद अहमद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है लल्लन सिंह जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत ही गंभीर विषय अग्निपथ योजना। रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि गंभीर विषय है, विशेषज्ञ हैं आप, हर चीज की जानकारी है। सर, सवाल यहां पर यह है कि जो अग्निपथ स्कीम सरकार लाई है, इससे आक्रोश आया है नौजवानों में। यह आक्रोश ऐसे नहीं आया है, असुरक्षा की भावना आई है। इस स्कीम से असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। क्यों सर? क्या सरकार जी? पहले तो मैं अपने हिसाब से मैं आपको जी कि जो जी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी कारणों के ऊपर अगर हम थोड़ी सी अचानक अग्निपथ को मतलब अंजाम की तरफ बढ़ाने की कोई बात नहीं है। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बताना चाहूंगा कि 3 दशक से ये नहीं है कि ये नहीं है बोला है कि 3 दशक से बोला है कि 3 दशक से के बाद सोचा जा रहा है। लल्लन सिंह जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप नेटवर्क में आ जाएं, आपकी आवाज जो है यहाँ क्लियर हो। जी तो मैं तो जी 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 जारी रखिए। आवाज आ रही है क्या? जी जी जारी रखिए। अच्छा जी अच्छा, तो देवेंद्र जी मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जो ये अग्निपथ है ये बहुत सोची समझी रणनीति है। और मैं आपको पहले ये बताने में कोई हल नहीं मानता हूँ कि लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं जोश और युवाओं के द्वारा। अगर हमारी जो फौज है उसमें अगर जवानी और जोश और उसकी बेहतर ट्रेनिंग और उसके अंदर जज्बा है, तभी हम किसी सामने वाले दुश्मन के ऊपर अपने आप को मजबूती दे सकते हैं। तो ये जो अग्निपथ है ये बहुत सोच समझ के रणनीति से तैयार किया गया है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही महामारी कोविड के बाद, एक तो कोविड के चलते बच्चों में जो आपने बताया वो सही है कि 2 सालों से वो वेटिंग में रह गए और जब उनको ये मिला नहीं अपॉइंटमेंट लेटर और अचानक अग्निपथ आया तो उनमें काइंड ऑफ फियर हो गया और आक्रोश भी था। लेकिन उसमें एक चीज और बताऊंगा, राष्ट्र विरोधी राजनीति इसमें बहुत काम किया है इस आक्रोश में। इसमें मुझे कोई हल नहीं है बोलने में। दूसरी बात, संदेश जो है, मेरा अपना समझ है कि जो ये संदेश था कि अग्निपथ में इस तरह से लिए जा रहे हैं और 45,000 हर वर्ष लिए जाएंगे और उनको 4 साल के बाद जब वापसी होगी तो 25% सेना में नियमित हो जाएंगे और बाकी के लिए असम राइफल, पैरामिलिट्री, रक्षा मंत्रालय के 16 कंपनियां, सोशल सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट और पब्लिक सेक्टर में उनको और खेल मंत्रालय में बेहतर सुविधा और प्राथमिकता दी जाएगी। और स्टेट की अलग से बात करूं, लेकिन ये संदेश
शायद उनके पास जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं बेहतर ढंग से संदेश नहीं जा पाए। और ये जो जवान भर्ती होते हैं, मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, ये गाँव से आते हैं। लेकिन सर एक बात हमें बता दीजिए कि जो एग्जाम दे चुके हैं 2 साल पहले 2020 में एयरफोर्स में जो भर्ती निकली थी उसका एग्जाम दे चुके हैं, और उनसे ये बार बार कहा जाता रहा है कि नहीं जल्दी ही आपको डेट बता दिया जाएगा या फिर आपको नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। सर उनके लिए तो आघात ही है ना ये। उनसे पहले क्यों नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तैयारियां हो रही हैं ये 2 साल से? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी, कि कोविड एक ऐसी महामारी थी जो दुनिया को अचंभित कर दी, इसको तो मानना ही पड़ेगा देवेंद्र जी। नंबर 2, आपने जो कहा उसमें भी दम है, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आपको जानकारी होगा जब SSB का हिंदुस्तान में सिलेक्शन होते हैं तो बच्चों को मेडिकल तक उनको जाने का मौका मिलता है, और जब किसी बच्चे का अपॉइंटमेंट लेटर रेगुलर सर्विस में नहीं आता तो शॉर्ट सर्विस यूनिट में रहता है, और जब शॉर्ट सर्विस में नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाता। उसको लगता है क्या हुआ। सच बात यह है कि एक मेरिट लिस्ट बनती है, और एक दुकान और कंपनी नहीं है, ये बात मानी है, उस स्वेच्छा से जाने वाली और जज्बा से वहाँ पे सेवा करने वाली एक संस्था है, और उसमें किसी तरह की समझौता। लेकिन आपके देवेंद्र जी जो बात है वो कोविड में कुछ न कुछ लड़कों को कुछ न कुछ क्या बहुत कुछ दिक्कतें आई, तो इस दिक्कत को मैं मानता हूँ, लेकिन संदेश नहीं पहुंचा अग्निपथ का, या दूसरी कुछ कमजोरी रही। लेकिन आप देखिए रक्षा मंत्री से लेकर अपने सेनाओं के चीफ के द्वारा और तरह तरह स्तर पे पूरी चीज बताई जा रही है। अगर अग्निपथ से कोई वापस आता है तो भगोड़ा नहीं होता है, उसके अंदर पूरी सम्मान के साथ उसको भेजा जाएगा, और उसकी जो प्राथमिकता की पूरी देश में एक व्यवस्था हो रही है। तो मैं एक चीज बताऊं, ये जो राष्ट्र विरोधी राजनीति है, अब आप एक से एक आप हमसे ज्यादा जानते हैं क्या बयानें आ रही हैं, कोई जानकारी नहीं रखता, वो भी आके यहाँ पे डिबेटों में बोल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, राष्ट्र विरोधी किसे कह रहे हैं आप? जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें, या जो राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं उन्हें? हाँ, मैं इसमें कोई हल नहीं मानता हूँ स्पष्ट रूप से। जो भी दल या नेता इन बच्चों को थोड़ा सा भी इस तरह से मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, इसका जवाब हम जावेद अहमद जी से लेंगे सर। ठीक है, हम इसका जवाब जावेद अहमद जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी के पास आना चाहेंगे, और आय सिंह भदौरिया जी से यह सवाल करना चाहेंगे कि ये जो अग्निपथ योजना सरकार ने घोषित की है, इसकी घोषणा की है, क्या इसके लिए होमवर्क करना भूल गई थी कि इतने आक्रोश, इतने जो बवाल हैं सामने आ रहे हैं? क्या इसे अंदाजा नहीं था सरकार को कि इस तरह से हो सकता है? मैं आपको बता देना चाहूंगा जी कि ये योजना कोई अचानक नहीं आई है जी। इस योजना पे आर्मी काफी समय से होमवर्क कर रही थी, क्योंकि आज की जो आर्मी है वो नए जोश वाली आर्मी है, टेक्नोलॉजी वाली आर्मी है। तो पहले वाली नहीं है कि 303 लेके और आमने सामने लड़ते थे। आज ड्रोन लड़ाइयों में शामिल हो चुके हैं। आज जिसके पास एयर अटैक अच्छा है उसकी विजय कोई रोक नहीं सकता है, और उसके साथ साथ ड्रोन भी आ चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी वाली आर्मी अब बन चुकी है। जी सर, एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, हम यही रोक करके आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, हम अपने सवाल पर आते हैं सर। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, हम अपने सवाल पर आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि तकनीकी बढ़ गई है, और तकनीकी के हिसाब से अब जवानों की जरूरत है, और जो तकनीकी के जानकार हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो तकनीकी को ऐसे ही सीख ले रही है। सही है, आपकी बातें सही हैं, आपकी बातों में दम है सर, लेकिन सवाल यह है कि भर्ती का फॉर्मेट क्या है? क्या वही सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा ताजमहल कहां है, या फिर तकनीकी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे? क्या ये फॉर्मेट तो वही है ना जो भर्ती का है? इसमें तो कुछ कहा नहीं गया। तो फिर कैसे मान रहे हैं कि आप जो लोग गांव से आएंगे, जो नौजवान गांव से आ रहे हैं, वो तकनीकी कौशल होंगे, उनके पास तकनीकी ज्ञान होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। कि आज के जो हमारे युवा हैं वो इतने तेज हैं
कि वो पहले ही अपनी आर्मी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और वो जानते हैं कि आज आर्मी की जरूरत क्या है। उसी हिसाब से वो कहीं ना कहीं इसकी जो है ना कोचिंग भी ले लेते हैं और कहीं ना कहीं आर्मी के संगत से जुड़े रहते हैं, तो वो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। और फिर मैं आपको फॉर्मेट बताना चाहूँ कि ताजमहल फॉर्मेट हमारा कभी नहीं रहा है। आर्मी की सोच एक अलग होती है और आर्मी का विषय अलग होता है, तो उसी हिसाब से हमारी भर्ती होगी। ये ताजमहल और ये हमारे कभी पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं होंगे। आज भी जो है नई टेक्नोलॉजी पे ही जो फॉर्मेट बन रहा है वो इसी पे बन रहा है और इसी के ऊपर हमारी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि आज वो लड़ाई नहीं रही है कि आमने सामने वाली। आज की लड़ाई बहुत टेक्नोलॉजिकल लड़ाई बन चुकी है, एक वैज्ञानिक लड़ाई बन चुकी है। तो आज का युवा उसमें सक्षम है, तो उस हिसाब से आज युवाओं की आर्मी को जरूरत है। क्योंकि हमने भी बहुत समय गुजारा है, उस टाइम कैसे भी होते आर्मी में चल जाते थे, क्योंकि वो लड़ाई ऐसी थी। मगर आज की बहुत बुद्धिजीवी की लड़ाई है, बुद्धिमता की लड़ाई है, नई सोच की लड़ाई है। तो उस हिसाब से हमें युवा तैयार करना पड़ेंगे और आप आर्मी में युवाओं की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और एक बात हम आपको और कहना चाहूंगा कि आर्मी देश सेवा के लिए होती है, आर्मी कोई कैरियर बनाने के लिए नहीं होती। आर्मी में जब जाता है तो देश का जज्बा लेके जाता है, देश के लिए समर्पित भाव से जाता है। इस भाव से नहीं जाता है कि वहां जाके हमें अपना कैरियर बनाना है। जब हम पास आउट करके जब निकलते हैं, राष्ट्रीय फ्लैग के सामने खड़े होकर शपथ लेते हैं कि जल हो, थल हो, अग्नि हो, नभ हो, हर जगह हमें जहां भी जरूरत पड़ेगी और हम जाएंगे और अपने प्राणों की आहुति भी देने पड़ी तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं और हम शहीद भी होते हैं तो उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। ठीक है सर। तो ये जज्बा जो लेके आर्मी में जाता है वही आर्मी के योग्य होता है। ठीक है। और जो सोचा कि आर्मी में हमारा कैरियर क्या होगा, आने के बाद क्या होगा, तो वो आर्मी के योग्य नहीं है। ठीक है सर, आपकी बातें हमने यहाँ नोट कर ली हैं, क्योंकि इससे जुड़ा सवाल हम आगे पूछेंगे आपसे। बहुत देर से जावेद अहमद जी सुन रहे हैं ये सारी बातें। तो सबसे पहले अब आपसे ही सवाल ले लेते हैं कि सर, जैसा कि अभी लल्लन सिंह जी ने कहा और कैप्टन अजय सिंह भदौरिया जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन लोगों को जो बैकअप दे रहे हैं राजनीतिक दल, जो आंदोलनकारियों को साथ दे रहे हैं, देशद्रोह है ये। तो क्यों ऐसा देशद्रोह कर रहे हैं? कांग्रेस ऐसा देशद्रोही वाला काम क्यों कर रही है? जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से अच्छा सवाल उठाया है जी। क्या अब इस देश में अपने हक की मांग करने और उसका साथ देने वाले लोगों को देशद्रोही कहा जाएगा? पहली परिभाषा जी, ये नई तरीके की परिभाषा पैदा हो रही है। दूसरी चीज, जो लोग, अभी मैं अन्य चैनल पे बैठा था, वहां पर एक बहुत वरिष्ठ सेना के अधिकारी बैठे थे। उन्होंने कहा 40 साल मैं सेना में रहा और 12 साल से मेरा बेटा है। तो क्या अब इस देश के जो नवयुवक हैं उनको जिंदगी जीने का अधिकार, उनको शादी करके पारिवारिक जीवन यानी बच्चे पैदा करके उनको पालने का अधिकार, मतलब इन सब अधिकारों से, शिक्षा के अधिकारों से वंचित हो जाना चाहिए? एक ऐसे युवाओं की कतार पैदा हो जानी चाहिए जो सर पे कफन बांध करके सेना में भर्ती हो जाए और शहीद हो गया, क्योंकि वो तो जज्बा लेके जाएगा कि मुझे सेना के लिए सेवा करना है और मुझे वहां से कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, मेरा परिवार पल जाएगा, मेरा बूढ़े बाप का इलाज हो जाएगा, मेरी कुंवारी बहन की शादी हो जाएगी और मेरे अगर गलती से जो विवाह हो गया, बच्चे पैदा हो गए तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे पल जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके की बातों को प्रोपगेट करना और समझाना, ये वही लोग समझा रहे हैं जो ऑलरेडी रिटायर हैं, लाखों रुपए सेना से पेंशन पा रहे हैं। उन्हें इस दुख का अंदाजा नहीं है कि जब एक लड़का जो है, एक गांव का बच्चा जब 17 साल की उम्र में, 17 साल से 22 साल 23 साल की जो उसकी उम्र होती है, वो जीवन की सबसे उसकी महत्वपूर्ण उम्र होती है।
और जब वो अपने गांव से निकलता है अपनी छाती चौड़ी करके हमारे देश के लिए अपनी जान देता है, हमारे देश के लिए गौरव का काम करता है, तो क्या हमारा संविधान, हमारी सरकार ये उसके लिए बना रही योजना कि उसके प्राणों की आहुति चली जाए 4 साल में? कोई बात नहीं, उसको देश का जज्बा लेके जाना चाहिए। आखिर ऐसा जज्बा नहीं, सुन लीजिए, आखिर ऐसा जज्बा हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्रियों को क्यों नहीं पैदा किया जा रहा है? उनके लिए ये योजनाएं क्यों नहीं लाई जा रही कि 2.5 साल का ही टेन्योर कर दिया जाए विधायक को और उसकी पेंशन ना दी जाए विधायक को, वो समाज सेवा के लिए आए विधानसभा में? क्यों नहीं ऐसी मांगे की जा रही है? क्यों नहीं ऐसा नियम लाया जा रहा है? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात की जावेद अहमद जी आपने। ये अच्छी बात नहीं, सही बात है कि जो देश की सेवा में जान हथेली पर लेकर के ये भर्ती होने जा रहे हैं उनके लिए बस जज्बा होना चाहिए, और जो देश सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, जो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं उनके लिए पेंशन लागू होना चाहिए, उनके लिए तनख्वाह होना चाहिए। हम जौहरी जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक सवाल पहले जो जावेद जी ने उठाया है उसका उत्तर पाना बहुत जरूरी है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, क्या कहेंगे आप इस पे कि समाज सेवा के लिए नेता आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा पैकेज, चाहे एमएलए हो या एमपी हो, और फिर पेंशन पे पेंशन, अगर 2 बार जीत गए तो 2 बार पेंशन। क्या यहां अमाउंट खर्च नहीं हो रहे? क्या उनके लिए समाज की सेवा जज्बा नहीं है? सिर्फ हमारे नौजवान जो सेना, जो बॉर्डर पर जाकर लड़ेंगे, सिर्फ उनके लिए जज्बा होना चाहिए? समाज सेवा का जज्बा लेने वाले व्यक्ति बड़ा पेंशन पाए और अपनी जान हथेली पर देश के लिए लड़ने वाला व्यक्ति केवल जज्बा लेकर के काम करे? जवाब दीजिए, इसके बाद हम राजेश जौहरी जी के पास जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सवाल लिया है, कहीं कोई गलत नहीं है, मगर मैं आपको बता देना चाहूंगा सेना और राजनीति दोनों ही अलग अलग पहलू हैं, इनको एक साथ नहीं जोड़ देख सकते, क्योंकि सेना बलिदानी होता है, सैनिक जाता ही बलिदान के लिए है। जब सामने दुश्मन खड़ा होता है और एक सैनिक को आदेश मिलता है कि आप जाइए इसको न्यूट्रलाइज करिए, तो उस सैनिक को पता है कि हम जाएंगे तो हम भी वापस नहीं आएंगे, हो सकता है कि हम भी इसके शिकार हो सकते हैं, इसकी गोली हमारे सीने में भी लग सकती है। बिल्कुल, मगर फिर भी वो सैनिक जाता है क्योंकि उसके सीने में जज्बा होता है देश का, देश रक्षा का, अपने राष्ट्रीय फ्लैग का जी। और राजनीति के अंदर कितना जज्बा होता है वो आप सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है जी। तो इसलिए राजनीति को कृपया सेना के साथ कंपेयर न करें, क्योंकि सेना जितनी एक पाक एक दुरुस्त राजनीति से दूर है जी। इसके अंदर कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, ठीक है, सिर्फ देशभक्ति होती है। बिल्कुल। और राजनीति में सत्ता पाने के लिए क्या नहीं क्या करते, देश बेचना पड़ा तो वो भी बेच देंगे, जिस तरह से आज की राजनीति कर रही है कि आप देखिए आज जंतर मंतर पे धरना आंदोलन देके बैठे हैं। सर वो बात तो वही, हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे सर, हम आपको बीच में बात तो वही है ना सर कि जो जान हथेली पे लेके देश की सुरक्षा कर रहा है तो हम उसे नजरअंदाज ना करें, भले ही उसके अंदर जज्बा है, ठीक है, तभी वो उसमें जा रहा है, लेकिन उसके पीछे परिवार भी है, उसको भी देखना है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जो रक्षा मामलों के जानकार भी हैं, इनसे हम सवाल लेना चाहेंगे। यही प्रश्न आपसे सर, यही प्रश्न आपसे, जैसा कि अभी आई सिंह भदौरिया जी ने कहा है कि राजनीति से और देश की सेवा से यानी आर्मी से इसे एक कंपेयर नहीं किया जा सकता, वास्तव में कंपेयर नहीं किया जा सकता। निस्वार्थ भाव से वहां पर हमारे जवान जाकर के बॉर्डर पर लड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे भी परिवार है, और जो देश की, जो समाज की सेवा के लिए आ रहे हैं, एमपी एमएलए बन रहे हैं, उनके पीछे भी परिवार है। परिवार तो है ना सर? जवाब चाहिए आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो राजनीति से सेना जब तक दूर रहेगी तब तक ही सेना मजबूत रहेगी, नहीं तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा जी। नहीं तो पाकिस्तान की तो राजनीति ही सेना चलाती है जी। क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में वो हो? एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो बिल्कुल टीथिंग स्टेज में है, जिसको हम कहते हैं दांत निकलने वाली स्टेज होती है, ये नीति बनी है। इस पर पिछले 5 सालों से लगातार अभी किसी ने कहा कि कोई इस पर होमवर्क नहीं हुआ, तो उस पर हम बता दें आपको
5 सालों से लगातार इस पर होमवर्क चल रहा था और इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के अधिकारी, उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सैन्य जो मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय उसके लोग और जो है विधायिका के लोग भी और ब्यूरोक्रेसी के सारे लोग मंथन कर रहे थे, तब जाके इस पॉलिसी पर को अमली जामा पहनाया गया है। अब होता क्या है कि इसमें जो अब विरोध होगा, जितनी बातें आएंगी उस पर मंथन होके ये उम्मीद है कि सरकार वो सारी चीजें विसंगतियों को दूर करेगी। पर 4 साल की बात फिर भी ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, एक ना आपको भी ध्यान होगा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू हैं जो कि कश्मीर की चिनार कोर के कमांडर भी रहे हैं, साथ ही वो MS भी रहे, मिलिट्री सेक्रेटरी, जिसका काम होता है पोस्टिंग, प्रमोशन, भर्ती, ये सारी चीजें देखना। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, अभी 3-4 अखबारों ने अलग अलग छापा है। उसमें उन्होंने सिलसिलेवार एक एक पॉइंट पे जिस तरह से उन्होंने एक एक चीज को क्लियर किया है वो काबिल तारीफ है। और जो अभी जावेद अहमद साहब ने कहा कि जिनको, या किसी ने अभी बोला है कि जिसको बहुत अच्छी पेंशन मिल रही है वो तारीफ कर रहा है, तो पेंशन मिल रही है तो उसको भी मालूम है कि मेरे बच्चे भी कल जाएंगे या मेरे पोते जाएंगे तो इसी 4 साल की स्कीम में जाएंगे। उसके बाद भी अगर उसको फेवर कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समझ गया है कि ये जरूरत है देश की। आप सब लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की, शेयर करने की जरूरत है कि हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, जो हमको लगता है ना कि इतने लाख करोड़ का रक्षा मंत्रालय है, उतने बड़े रक्षा बजट में से हमारा जो है 65% पेंशन में चला जाता है। आप बताइए कि अब हम पेंशन के बोझ से हमको सेना को निकालेंगे तब सेना मजबूत होगी। कब हथियार खरीदेंगे, कब राफेल जैसी चीजें खरीदेंगे, हम खुद कब अपने फाइटर प्लेन बनाएंगे, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। और ये स्कीम जो है जो 25% लोगों को इंडक्ट करेगी तो 75% लोगों का फेज वे में पेंशन से हमको छुटकारा मिलेगा। एक बात ये, अब एक आखिरी बात ये बतानी थी आपको कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट चल रहा है F-INSAS, जिसके पीछे लगभग 15-16 सालों से बात चल रही है और जिसमें उसका फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ वेपन सिस्टम। तो वो एक आदमी जो रहेगा उसके सर पे एक हेलमेट रहेगा, उसके आप कुछ बहुत सारी चीजें उसकी चीजें लगी रहेंगी और वो पूरा एक वेपन सिस्टम एक आदमी होगा। तो वो कब हो सकता है? जब वो टेक्नो सेवी हो, जब उसको टेक्निक की नॉलेज हो, जब वो टेक्निकल गैजेट्स को चलाता हो। तो उसके लिए ये जो प्रोफाइल 17 से 21 के बीच की प्रोफाइल आएगी और ये जो है ये उस मामले में बहुत जबरदस्त काम करेगी, क्योंकि आज का युवा जो है बचपन से ही टेक्नोलॉजी से काफी फ्रेंडली है। और ये जो F-INSAS का कंसेप्ट है, जिस दिन कामयाब हो गया उस दिन हम US मैरीन से भी अच्छे कमांडो हमारे यहाँ बनने लगेंगे। अभी भी हैं, देखिए अपनी लोगों ने जो उरी में किया, उरी के हमले के बाद जो किया और जो 2 हमने बड़े अटैक किए और उसमें हमारा एक भी आदमी कहीं पकड़ा नहीं गया, कहीं हताहत नहीं हुआ, ये अपने आप में एक उदाहरण है। तो लेकिन इस तरह की जो 17 से 21 साल वाले लोग हैं, सबसे बहादुर जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो दिलेरी होती है, जो करेज होता है, वो इसी एज में होता है। और पूरी उम्मीद है कि ये जो सिस्टम है ये देश का बहुत भला करने वाला है इस मामले में। ठीक है जी जौहरी जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम ललन सिंह जी के पास जाना चाहते हैं और एक सवाल आपसे। सर, सवाल ये है कि ठीक है, यह सिस्टम बढ़िया है, अग्निपथ योजना सरकार की जो है वो अच्छी है, ठीक है, हम मान लेते हैं। लेकिन सर, जो 2 साल के अंदर जैसे कोविड को कह करके टाला जाता रहा, जिनके एग्जाम हो गए, जिनके रिजल्ट आ गए, वो और जिनके रिजल्ट आ गए वो अपनी नियुक्ति पत्र की आस में बैठे थे, उनके लिए क्या सरकार ने नहीं सोचा कि चलिए इन्हें कम से कम एक बार पुराने तरीके से रख लेते हैं और फिर जो नई भर्तियां आ रही हैं उसके हिसाब से हम करेंगे? देवेंद्र जी, कुछ नीतिगत फैसले ऐसे होते हैं और खास करके डिफेंस के अंदर, मैं इस बात को पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूँ, तो उसमें बहुत सी विसंगतियां आती हैं और उसको एक लहजे में उसको निर्णय ले लिया जाता है। उसके कई कारण भी होते हैं। आपने जो बोला एकदम सही है। जिन लोगों ने मेडिकल क्लियर किया था वो उम्मीदों में थे कि अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। एनीवे, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, लेकिन उनके एज ग्रुप को मैनेज कर दिया गया। ये तो मैं आपको माने बेहतर ढंग से इसलिए बोल रहा हूँ कि अब वो लड़के बहुत काबिल थे जिन्होंने अगर अपने आप को मेडिकल तक पहुंचाया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके एज ग्रुप जो बढ़ा दी गई तो उससे वो फिर से इस जॉब में आएंगे और वो
क्योंकि अपेक्षाकृत अच्छे लड़के होंगे तो मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि 25% में अपने आप को ऑब्जर्व कर लेंगे। लेकिन नहीं होगी अग्निपथ योजना की वापसी। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा। मैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक दल और चीजों से संबंधित नहीं होगी अग्निपथ योजना की वापसी। इस बात में दम है, क्योंकि अगर फौज इन बातों को फ्लेक्सिबल हो गया तो राजनीतिक दबाव इतनी बढ़ेगी कि देश के फौज की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। मैं दूसरी बात आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इन बच्चों को जब 4 साल के बाद वापस आएंगे तो इनके पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। और बात भी सही है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे आर्मी और एयरफोर्स नेवी के अफसर जो नहीं बोलना चाहिए, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, वो इस तरह की बातें डिबेट में कर रहे हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ। कुछ लोग प्रमोशन से रह गए, लेकिन उनको ऐसा सोचना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने स्वार्थ के बारे में मत बोलो। जब भी बात करो तो देश फौजियों से उम्मीद करता है कि वो इधर उधर की बात नहीं करेगा, सामने जो सच है उससे बोलेगा। मैं बताता हूँ, मैंने 36 साल नौकरी की है, मेरा बेटा भी कर्नल है और मेरे पिताजी भी ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर्ड थे। मैं कैसे मान लूं कि अग्निपथ में जो लड़के जा रहे हैं, फौज में केवल अनुशासन सबसे पहले होता है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होता। और अगर कोई बच्चा इस तरह की हरकतों में शामिल होगा तो फौज और फौज की सबसे बड़ी क्वालिटी, एक बार आप जुड़ गए वो आपकी माँ हो जाती है। हमेशा माँ अपने बच्चों का देखभाल करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सेना वो माँ है, तो एक बार तुम्हारा जुड़ाव हो गया तो तुम्हें तो अंतिम जब तक अपना ख्याल रखेगी। ये बात मेरी बहुत गौर करने वाली है और इस तरह से अपने लोगों को छोड़ती नहीं है। ये मैं आपको आज कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कर रहा हूँ। इस अग्निपथ में 3 दशक से तैयारी चल रही थी, इसको इधर उधर अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल के बड़ी नेता उन्होंने क्या कहा, ये आरएसएस का कैडर है। एक बिहार के विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, ये तो अपनी कैडर बना रहे हैं। अरे इस तरह की संज्ञा और सुबोध कांसा है, मैं उनके 1 साल सीनियर विद्यार्थी रहा हूँ, 1973 का ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने क्या कहा, मदारी प्रधानमंत्री को, देश इतना महान देश को, उसके प्रधानमंत्री को इस तरह की अमर्यादित बात न करे, इससे अग्निपथ को कोई फायदा नहीं होगा। देश से सेना की छवि बिगड़ेगी और सेना की बातों को सम्मान दीजिए, बीच में घुसपैठ मत कीजिए, क्योंकि आप उसकी स्टील नहीं है। अगर कोई नेता बोलता है तो दुखद बात है, उनको इस बात से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हम उसी सवाल पे हैं। सवाल वही है कि जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जो मेडिकल करा चुके थे, उनसे तो कम से कम सही बात बोला जाना चाहिए था कि ये प्रोसेस हो रहा है, हो सकता है कि आपकी नियुक्ति ना हो, नियुक्ति पत्र ना मिले। कम से कम उनसे तो सही बोला जाना चाहिए था। एकाएक उनके ऊपर ये घोषणा कर दी गई और जो अपनी नौकरी के प्रति आश्वस्त थे कि हमें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, एकाएक उन्हें आघात लगा है। उनके साथ क्या ये छल नहीं है सरकार का? नहीं, ये कहना गलत होगा कि छल है जी, क्योंकि ये आर्मी की योजना है जी। तो आर्मी के अंदर जिस तरह का डिसिप्लिन है आप जानते हैं जी, कि 2 साल कोरोना काल में आर्मी में बिल्कुल हर चीज बंद थी। इवन अगर आर्मी का सोल्जर छुट्टी जाता है तो छुट्टी से आने के बाद उसको 15 दिन क्वारंटाइन आर्मी में ही रखा जाता था। उसके बाद उसको सामान्य ड्यूटियों में सम्मिलित किया जाता। तो आर्मी का एक डिसिप्लिन, आर्मी का एक नियम बहुत अलग होता है। तो ये कहना गलत होगा कि उनके साथ छल है। आर्मी की योजना है, उस टाइम अगर किस क्या हिसाब से बनाई थी और अब जरूरत के हिसाब से बनाई है, तो जब जैसी जरूरत होता है आर्मी अपने हिसाब से करती है। उसमें ये भी नहीं कहेंगे कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व है, क्योंकि आर्मी का जो भी कार्य है, आर्मी के हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो देखते हैं, राजनीति नहीं देखती। राजनीति कहते हैं सिर्फ जो है ना अपना एक जो भी आदेश होते हैं वो उनको बता दिए जाते हैं, वहां से पारित हो जाते हैं जी। तो ये कहना गलत होगा कि सरकार ने किया है, सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता।
आर्मी का हर काम आर्मी खुद करती है, तीनों सेना अपने आप देखती है। तो क्या ये आर्मी ने या फिर जो हमारी बल है, ये जो फोर्स है, क्या जो भर्ती ले रही थी, क्या उन्हें बताना नहीं चाहिए था कि हो सकता है कि अग्निपथ योजना या कोई और योजना है उसके अनुरूप आप लोगों को आना पड़े? तो पहले से तैयार होते, ये आक्रोश नहीं होता, ये सड़कों पे आगजनी नहीं होती, कम से कम प्रिपेयर तो होते। क्या ये इस बारे में नहीं सोचा गया, और क्यों नहीं सोचा गया? कोई जवाब करके तैयार तो नहीं था जी कि किस तरह से करना है जी। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप देखिए जी कि ये जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें कितने ऐसे लड़के हैं जो आर्मी में जाने वाले हैं। जी जी जी। जो कांग्रेस समर्थन कर रही है वो भी आर्मी में उसके नेता नहीं जाने वाले सर, लेकिन समर्थन तो कर रहे हैं ना। तो जो आर्मी में जाने वाले जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनके समर्थन में कुछ लोग आ गए होंगे। जी आप बताइए कि ऐसा कौन सा सरकार, ऐसा कौन सा जो प्रोजेक्ट लेके आई है जी, और जिसका कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने विरोध ना किया हो जी। जबकि दुनिया जानती है, मैं भी किसान का बेटा हूँ जी, हमारे आज भी हमारे घर में बहुत अच्छे स्केल पे फार्मिंग होती है। तो किसान जो योजना आई थी, 3 बिल थे जो किसान के, वो किसान के बहुत हित के बिल थे, मगर उसका सबसे पहले विरोध किसने किया था? पंजाब की सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार थी जी। और जो राकेश टिकैत उसका एक नेता बन के बैठा था जी, सबसे पहले इसने स्वागत किया था, और ये शब्द थे कि महेंद्र टिकैत सिंह की आज बोले जो है ना इच्छा पूर्ण हुई है ये बिल आने से, ठीक है। और बाद में वो इसी का विरोध में नेता बन गया, ठीक है। तो आप इन लोगों की चर्चा कतई ना करें कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे जा सकते हैं, जो आप सोच भी नहीं पाओगे। आपके कहने का मतलब ये है जी भदौरिया साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस दो विरोध के लिए विरोध कर रही है, बिल्कुल उसकी फितरत में विरोध है जी। जावेद अहमद जी जवाब दीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? पार्टी आपकी ऐसा क्यों कर रही है? दो सेकंड और आपके लेना चाहूंगा, 2 सेकंड लेना चाहूंगा। ठीक है सर। ये वही कांग्रेस है जी। जब हमने एयर स्ट्राइक घुस के बालाकोट में की थी, तो इस सैनिक ने हमारे एयरफोर्स पे जो है ना, इन्होंने सवाल उठाए थे कि कहाँ बम गिराया है, कितने मरे, बताइए, सबूत दीजिए। और जब उड़ी हमले पे हमारे जो है ना सैनिकों ने घुस के जाके वहाँ स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस पे भी इसी कांग्रेस ने सबसे पहले सवाल उठाए थे। तो कांग्रेस कितना नीचे गिर सकती है दुनिया जानती है। देश प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है, और उसके लिए बार बार कांग्रेस के नेता किस तरह से उसकी मरने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता सोचिए कि कितनी नीचे जा चुकी है। ठीक है जावेद अहमद जी जवाब दीजिए आप। हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि जी जावेद जी, हमें लग रहा है कि कहीं आपके नेटवर्क में कुछ खामी है। आवाज आई? हाँ जी अब आ गई जी, ठीक है जी। मैं कह रहा था मेरे बड़े भाई भाजपा के बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी, ये लोग इस देश की कुछ थे, इसको धरोहर से मानते हैं इस चीज को या नहीं मानते? सर ठीक है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कुछ रक्षा के लिए कुछ काम किया नहीं किया? जी आप बता दीजिए, अगर ये लोग भुलाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए ना सर। नहीं, लेकिन तो सवाल ये है कि ये जो जब जी सुनिए, जब ये लोग अपने गलत नीतियों में फंस जाते हैं, वहाँ इनको कांग्रेस की याद आती है। बिल्कुल से गलत नीति है। अगर गलत नीति नहीं होती, किसान बिल भी गलत था, और ये जो अग्निपथ योजना है ये भी गलत है। ये उन बच्चों की मेहनत, उन बच्चों के अधिकारों, उन बच्चों के घर वालों के सपनों के ऊपर अतिक्रमण है, उनके अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है जी। ये बताइए ये कैसा किस तरह से अतिक्रमण है, जरा विस्तार से समझाने का प्रयास कीजिए, पूरा समय है हमारे पास। विस्तार से समझाता हूँ। उनके भावनाओं का अतिक्रमण है, उनके रोजगार का अतिक्रमण है। आप जब पहली पोस्टिंग 4 साल की दे रहे हैं, ठीक है,
और आप उसको बता रहे हैं कि उसके बाद आपके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे जी, तो ये क्या कोई स्टार्टअप कोर्स हो रहा है सेना में भर्ती करके जी, वो अपनी जानों की आहुति लेकर के जा रहा है जी। जवाब दीजिए सर, लल्लन सिंह जी, लल्लन सिंह जी जवाब दीजिए आपकी आपको रोजगार दिया जाएगा बाद में। लल्लन सिंह जी जवाब दीजिए। रोजगार तो आप उसको दे नहीं रहे जी। जावेद साहब जी, बहुत जावेद साहब का बात में दम है, उनको मैं नहीं कहता हूँ, वो नेता है, उनको तो नेतागिरी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें दो राय नहीं। और नेहरू जी का और इंदिरा जी का बहुत मतलब हक है सम्मान का भारत के लिए, इसमें भी दो राय। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ भारतीय सेना का जो भी प्लानिंग चल रहा है अभी उसमें किसी भी दल की, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो और भारत की कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको घुसपैठ करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सेना को युवा बनाने के लिए जी, आज की जरूरत है। दुनिया के मैक्सिमम देश युवा हो चुकी हैं। अगर हम 32 साल और 38 साल के जवानों से लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ये हमारी भूल होगी। हमें जवान चाहिए 22 से 24 साल का। एक कंपनी के अंदर 2 अफसर होते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ता है फौज, नेतृत्व अफसर करते हैं जी। तो आज जो अग्निपथ है उसमें यह जवानी और उसी जोश को अंजाम देने के लिए ये जो सेना के तीनों अंग हैं वो लगातार अपनी प्रक्रिया और अपनी सोच विचार और दुनिया से कुछ जानकारियां प्राप्त करके इस मौके पर अंजाम दे रही है। कृपया करके इसको सपोर्ट कीजिए। अगर सुधार की जरूरत है सुधार कीजिए, संशोधन की जरूरत है संशोधन कीजिए, ये हक है आपका। लेकिन मत बोलिए कि फौज पाकिस्तान की है, भारतीय फौज है जी, वो आपके नीचे रहती है बिल्कुल, लेकिन काम उनको करने दीजिए स्वतंत्र रूप से। ये मेरा सोच और सही सोच है। ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास समय की कमी है, हम राजेश जौहरी जी के पास जाना चाहेंगे और राजेश जौहरी जी से बस एक सवाल जल्दी से कि होना क्या चाहिए। देखिए, इसमें पूरे इस एपिसोड में एक ही गलती हुई है जिसके बारे में अभी बहुत सारे वक्ताओं ने लगभग कहीं ना कहीं एक राय है जी कि जो लोग सेलेक्ट हो गए थे उनको या तो उनको सेलेक्ट नहीं करना था या फिर उनको नौकरी दे देना था और या फिर उनको नौकरी दे देनी थी। एक बात बस एकमात्र खराबी है इस पूरे मामले में। उसके अलावा इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है, महाशक्ति बनना है तो वो इसी माध्यम से, इसी रास्ते से हम महाशक्ति बनेंगे। और वो जो 25% लोग सेलेक्ट होंगे, आप देखिए उस 4 साल में वो क्रीम होगी जो बेस्ट से भी बेस्ट होंगे, है ना। तो वो हमारी सेना के लिए एक एसेट होंगे, हमारी सेना की इतनी बड़ी संपत्ति होंगे वो 25% लोग, और वो पूरी की पूरी सर्विस करेंगे। अभी क्या होता है कि सेना की भर्ती, हजारों लोगों की भर्ती की रैली शुरू होती है और उसमें कई लोग घुस जाते हैं, कई लोग मतलब घुस जाते हैं मतलब भर्ती हो जाते हैं। उतने अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं हो पाती। इन 4 साल में उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी तो आपके पास जो जवान बचा, वो जवान बचा जो एक्चुअल देश की जरूरत है, वो जवान बचेगा। अब दूसरी बात ये है कि बार बार ये बोला जा रहा है, अभी जावेद साहब बोल रहे थे कि वो नौकरी और रोजगार और तो ये बात आप बिल्कुल कान से सब लोग अपने दिमाग से निकाल दें कि सेना जो है कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है कि वहाँ पे हमको रोजगार देना है। सेना बनी है देश की सुरक्षा के लिए। तीनों सेनाओं के अंग अपने अपने तरीके से देश की सुरक्षा करते हैं और उसमें कहीं भी एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है वो। वहाँ पर ठीक है, वो जो भर्ती करता है उसे कुछ पेज एंड पर्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो एक अलग बात है। पर वो ऐसा नहीं है कि उस पे और पर्क और प्रिविलेजेस के लिए, हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं कि चाहे टाइगर हिल पे जब चढ़ रहे थे और जब इसमें कारगिल की लड़ाई में, तो आप सोचिए वो जो जिस ऑफिसर ने बोला था, सब लोग उसका नाम, जिसके दिल मांगे मोर, आप क्या सोच रहे हैं? क्या उसकी उतनी अकल नहीं थी कि मैं मर भी सकता हूँ इसमें? लेकिन क्या वो फेक तनख्वाह के लिए, क्या वो किसी अलाउंसेस के लिए, क्या वो किसी मेडल के लिए गया था? नहीं, उस समय वो जो सेना जो है, हमारी सेना का जो इथोस है, सेना का जो बेस है, जो हमारा जो स्तंभ है, वो है वीरता और देश के प्रति समर्पण। हम वो जो भी लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, बस एक ही गलती हुई है, वो उस गलती को नहीं किया होता तो इससे अच्छी कोई नीति नहीं होती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए इस गंभीर मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि अग्निपथ योजना को विशेषज्ञ भी सही मान रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल
इसे गलत मान रहे हैं। लेकिन यहां यह बात भी है कि जिनका एग्जाम हो चुका था उन्हें नौकरी दे देनी चाहिए थी। इसके सिवाय सारी स्कीम सही लग रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।